हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने वे में हम लोग कुछ सर्टेन लेटर्स को अरेंज करके वर्ड फॉर्म कर सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग। ठीक है। या फिर कितने वे में हम लोग डिजिट्स को अरेंज करके एक नंबर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सब बेसिकली कितने वे में हम लोग अरेंज कर सकते हैं, कितने वे में हम लोग कुछ लेटर्स में से कुछ सर्टेन नंबर ऑफ लेटर्स हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सब कैसे किया जाता है वो सब हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ सर्टेन टॉपिक्स है जो पता होना चाहिए, जो कि है जो कि सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें पता होना चाहिए वो है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। क्या होता है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर? मान लो हम लोग को कोई भी एक नंबर दिया हुआ है n, रादर कोई भी एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है n, इस नंबर का हम लोग को फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। n बेसिकली यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है। ठीक है ना। तो फैक्टोरियल ऑफ n को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक वे यूज किया जा सकता है। तो क्या हो जाता है n का फैक्टोरियल? n का फैक्टोरियल का मतलब सिंपली ये होता है कि 1 से लेकर n तक जितने भी नंबर्स आते हैं उन सारे नंबर्स को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। सो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ये सिंपली होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, ऐसे बेसिकली चलते जाएगा अप टू n माइनस 1 इंटू n। ठीक है ना। सो n फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 1 से लेकर n तक जितने भी नंबर्स आते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं 1 से लेकर n के बीच में, उन सारे नंबर्स को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग n फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर n बेसिकली नेचुरल नंबर है। क्लियर? ऐसा आ गया। तो अगर हम लोग ध्यान से अगर देखें तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन नथिंग बट 1 से लेकर n माइनस 1 तक का सारा नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग n फैक्टोरियल को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है ना। n फैक्टोरियल को, ठीक है ना, n फैक्टोरियल को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि देखो n माइनस 1 का फैक्टोरियल का मतलब हो रहा है कि 1 से लेकर n माइनस 1 तक सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। दैट मींस n माइनस 1 फैक्टोरियल जो वो नथिंग बट ये वाला पार्ट हो गया। और फिर इसके साथ जैसे ही हम लोग n को मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 से लेकर n तक सारा नंबर्स मल्टीप्लाई हो गया। तो n फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना। फर्दर n माइनस 1 के फैक्टोरियल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ऐसे बेसिकली चलते जाएगा। तो इस तरीके से n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग देखें 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल मतलब क्या? 1 से लेके 1 तक सारा नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 1 फैक्टोरियल सिंपली 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना। 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा 2 इंटू 1 जो कि सिंपली 2 हो गया। ठीक है ना। 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि बेसिकली 6 हो गया है। ठीक है ना। 3 2 6 6 1 6। तो इस चीज को हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। ये जो है 2 इंटू 1 ये नथिंग बट 2 का फैक्टोरियल है। ठीक है ना। 2 इंटू 1 जो ये नथिंग बट 2 का फैक्टोरियल है और उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखे थे। ठीक है ना। कि n के फैक्टोरियल को हम लोग n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। सो 3 फैक्टोरियल जो हो गया ये सिंपली 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा जो कि सिंपली 6 हो गया है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग 4 का फैक्टोरियल अगर निकालें, ठीक है ना, सो 4 का फैक्टोरियल का क्या होगा? 1 से लेके 4 तक सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो दैट मींस क्या आ जाएगा? ये सिंपली हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि सिंपली 24 हो गया है। ठीक है ना। अब हम लोग चाहे तो इस 4 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सवाल पे डिपेंड करता है कहां पे कैसा यूज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 ये जो हो गया ये नथिंग बट 3 का फैक्टोरियल है और इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपली 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल ऐसा हो गया है। ठीक है ना। चाहे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है ना। क्योंकि 3 फैक्टोरियल जो होता है ये फर्दर होता है 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल होता है। तो ये चीज हम यहाँ पे लिखे थे ऐसे कुछ। ठीक है ना। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल इस तरीके से बेसिकली लिखा जा सकता है। सिमिलरली 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा?
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा हो जाता है। सो ये कितना आ जाएगी, ये सिंपली 120 ऐसा आ जाएगा। इन पांचों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू 120 ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट आया 6 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि मल्टीप्लाई करने पे सिंपली 720 ऐसा आ जाएगा। 7 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि मल्टीप्लाई करने पे 5040 ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली 8 का फैक्टोरियल भी निकाला जा सकता है। ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, जो कि सिंपली 40,320 ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग कितने भी नंबर्स का हम लोग फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन ऑब्वियस बात है, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ये नंबर, इसका फैक्टोरियल का जो वैल्यू होगा वो भी बहुत ही हाई होती जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिकली एक नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है ना। अब इस फैक्टोरियल में एक एक्सेप्शनल चीज है जो कि बेसिकली होता है जीरो का फैक्टोरियल। ठीक है ना। जीरो का फैक्टोरियल जो है ये एक एक्सेप्शनल है, वो इस डेफिनेशन से नहीं आता है। ये डेफिनेशन फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का, ये डेफिनेशन एप्लीकेबल है ओनली फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है ना। ये जो n फैक्टोरियल जो होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट टू n तक, ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना। ये डेफिनेशन एप्लीकेबल है ओनली फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन जीरो का फैक्टोरियल भी होता है। जीरो का जो फैक्टोरियल होता है वो एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है ना। क्या हो जाता है जीरो का फैक्टोरियल, जीरो का जो फैक्टोरियल है ये सिंपली इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ठीक है ना। ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है ना। बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे जीरो का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 आता है। ठीक है ना। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, ऐसा ये केस होता है कि जीरो का फैक्टोरियल जो है इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है ना। ये कैसे आता है ये हम लोग बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है। फिलहाल स्टूडेंट लोग को बस ये ध्यान में रखना है कि जीरो का भी फैक्टोरियल होता है और उसका जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू 1 होता है। 1 का फैक्टोरियल भी 1 और जीरो का फैक्टोरियल भी 1। ठीक है ना। ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे आता है। ठीक है ना। सो ये था फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो अब हम लोग जाते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना। इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस। अच्छा, सो दो डिफरेंट टर्म्स है, एक है परम्यूटेशंस और एक है कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना। दोनों में क्या होता है, परम्यूटेशंस जो होता है ना, इसमें सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी आता है। ठीक है ना। इसमें सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी आता है, जबकि कॉम्बिनेशन जो होता है इसमें सिर्फ सिलेक्शन होता है, इसमें अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है ना। दैट मीन्स डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, जैसे से सपोज हम लोग को वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट दिया हुआ है। हम लोग को पता है कौन कौन सा वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट होता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है ना। ये 5 वोवेल्स से ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है ना। जब बोला जाएगा कि इन 5 अल्फाबेट में से हम लोग को कोई 3 अल्फाबेट सिलेक्ट करके उनका वर्ड फॉर्म करना है, तो वर्ड फॉर्म करते समय तो बेसिकली अरेंजमेंट मैटर करता है। ठीक है ना। BUT बट एक डिफरेंट वर्ड है और TUB टब एक डिफरेंट वर्ड है। तो परम्यूटेशन करते समय कौन सा लेटर पहले आ रहा है, कौन सा लेटर सेकंड में आ रहा है, कौन सा लेटर थर्ड में आ रहा है, वो बेसिकली मैटर करता है। ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि परम्यूटेशन में सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी होता है। ठीक है ना। हम लोग को ये 5 लेटर दिया हुआ है, हम लोग को बोलेगा कि इन 5 लेटर में से हम कितने वे में हम 3 लेटर वर्ड फॉर्म कर सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है ना। हम लोग को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो जो 3 लेटर वर्ड जो फॉर्म हो रहा है उसका कोई मीनिंग है या नहीं है। ठीक है ना। जब बोलेगा कि हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म, ठीक है ना, ये एज्यूम किया जाएगा कि उस वर्ड का मीनिंग हो या ना हो, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता।
जस्ट हम लोग को 3 लेटर वर्ड फॉर्म करना है, ठीक है ना। हो सकता है उस वर्ड का कोई मीनिंग ना हो, ठीक है ना, लेकिन वो एक्सेप्टेड रहेगा। तो जब हम लोग को बोलेगा कि हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ दिस 5 लेटर्स, तो वो परम्यूटेशन का केस हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि परम्यूटेशन में रादर वर्ड में मैटर करता है कि पहले कौन सा लेटर यूज हो रहा है, सेकंड कौन सा लेटर यूज हो रहा है, थर्ड कौन सा लेटर यूज हो रहा है। दैट मींस वर्ड फॉर्म करते समय अरेंजमेंट मैटर करता है, ठीक है ना। सो जहां अरेंजमेंट आ गया वो बेसिकली परम्यूटेशन हो गया है, ठीक है ना। तो परम्यूटेशन में ये मैटर करता है कि पहले कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है, थर्ड कौन आ रहा है। लेकिन कॉम्बिनेशन जो होता है ना, कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन में जस्ट ये मैटर करता है कि हम कौन से 3 लेटर को सिलेक्ट किए, किसको पहले सिलेक्ट किए, किसको सेकंड में सिलेक्ट किए, किसको थर्ड में सिलेक्ट किए, वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग को बोले इन हाउ मेनी वेज 3 लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ दिस 5 लेटर्स, ठीक है ना, तब वो कॉम्बिनेशन का केस हो जाएगा, ठीक है ना। जब बोलेगा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, तो वर्ड्स फॉर्म करते समय बेसिकली अरेंजमेंट मैटर करेगा। वर्ड फॉर्म करते समय, नंबर्स फॉर्म करते समय, उस समय अरेंजमेंट मैटर करता है, ठीक है ना। लेकिन जब बोल देगा डायरेक्टली कि हाउ मेनी वेज 3 लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड, जब खाली सिलेक्टेड बोल देगा तो मतलब खाली सिलेक्शन करना है, किसको पहले कर रहे हैं, किसको सेकंड में कर रहे हैं, किसको थर्ड कर रहे हैं, वो बेसिकली मैटर नहीं करेगा। तो वो हो गया कॉम्बिनेशन का केस हो गया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली डिफरेंस है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। परम्यूटेशन के नजरिए से अगर देखा जाए तो एबीसी, बीएसी, सीएबी, ये 3 अलग अलग केस होगा, क्योंकि तीनों का अरेंजमेंट अलग अलग है, ठीक है ना। एबीसी में पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, जबकि बीएसी में पहले बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर सी आ रहा है, जबकि सीएबी में पहले सी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है। सिमिलर वे में सीबीए, ठीक है, ये भी एक डिफरेंट वर्ड हो जाएगा। परम्यूटेशन के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट केस हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 4 डिफरेंट केस इसमें जैसे हो जा रहा है। लेकिन कॉम्बिनेशन के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये चारों का चारों एक ही केस है। क्यों? क्योंकि हम सेम लेटर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कॉम्बिनेशन में कि पहले कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, हम लेटर तो सेम ही सिलेक्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं कि चारों वर्ड्स में लेटर जो सिलेक्टेड हुआ है वो बेसिकली ए बी सी है, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन के नजरिए से अगर देखा जाएगा तो ये चारों का चारों केस एक ही है, लेकिन परम्यूटेशन के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये 4 डिफरेंट केसेस होगा, क्योंकि परम्यूटेशन में सिलेक्शन तो होता ही है प्लस अरेंजमेंट भी होता है। मतलब परम्यूटेशन में मैटर करता है कि पहले पोजीशन पे कौन आ रहा है, सेकंड पे कौन आ रहा है, थर्ड पे कौन आ रहा है, वो बेसिकली मैटर करता है, ठीक है ना। और जैसे प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल अगर देखें, मान लो कि किसी स्कूल में अगर एनुअल स्पोर्ट्स हो रहा है, ठीक है ना, तो एनुअल डे के पहले एक सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होता है। उस सिलेक्शन में क्या होता है, उस सिलेक्शन में एक क्लास के 15-20 बच्चों को एक साथ रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। उसमें कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। एज लॉन्ग एज तुम टॉप 3 में हो, तुम फाइनल के लिए सिलेक्टेड हो, ठीक है ना। तो वो बेसिकली कॉम्बिनेशन का केस हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें मैटर नहीं कर रहा है कि कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, कौन थर्ड आ रहा है। लेकिन जो रेस एनुअल डे के दिन होगा वो बेसिकली परम्यूटेशन का केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैटर करता है कि कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, कौन थर्ड आ रहा है, उस हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो एनुअल डे के पहले जो सिलेक्शन हो रहा है वो कॉम्बिनेशन का केस, क्योंकि इसमें जो टॉप 3 में आएगा उस रेस में वो बेसिकली फाइनल के लिए सिलेक्टेड हो जाएगा। उसमें कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा, मैटर नहीं करेगा। लेकिन एनुअल डे के दिन जो रेस होगा वो परम्यूटेशन केस हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा, मैटर करेगा। उस हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइस दिया जाएगा। तो ये डिफरेंस है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में क्या प्रिंसिपल यूज होता है, ठीक है ना। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस दोनों में क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, दोनों में क्या प्रिंसिपल यूज होता है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में ये प्रिंसिपल यूज होता है कि अगर हम एक काम को अगर हम m वेज में कर सके और दूसरे काम को अगर हम n वेज में कर सके, तो दोनों काम को एक साथ कितना वेज में किया जा सकता है, ये सिंपली m इंटू n वेज में किया जा सकता है, ठीक है ना। एक काम को हम लोग m वेज में कर सकते हैं और दूसरे काम को अगर हम लोग n वेज में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों को एक साथ हम लोग कितने वे में कर सकते हैं, दोनों को हम लोग एक साथ m इंटू n वेज में कर सकते हैं,
इस प्रिंसिपल पे ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बेस्ड है, ठीक है ना, कि एक काम को अगर m बेस में किया जा सकता है और दूसरे काम को अगर n बेस में किया जा सकता है, तो दोनों काम को कितना बेस में किया जा सकता है, दोनों काम को एट द सेम टाइम कैन बी डन इन m इंटू n बेस, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होता है। दोनों काम को एक साथ कर रहे हैं, क्लियर, दोनों काम को अलग अलग नहीं कर रहे, दोनों काम को एक साथ कर रहे हैं, तो दोनों काम को एक साथ कितना में किया जा सकता है, m इंटू n बेस में किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 3 स्टॉपेज है ए बी सी, ठीक है ना, मान लो जैसे ये 3 स्टॉपेज है ए बी सी, ए से बी जाने का 4 अलग अलग रास्ता है, ठीक है ना, और बी से सी जाने का मान लो कि 3 अलग अलग रास्ता है, ठीक है ना। तो हम लोग ए टू बी कितना वे में जा सकते हैं, ए टू बी हम लोग 4 डिफरेंट वेज में जा सकते हैं। ए से बी जाने के लिए हम ये रास्ता अपना सकते हैं, इस रास्ते से जा सकते हैं, इस रास्ते से जा सकते हैं, या फिर हम लोग इस रास्ते से जा सकते हैं। तो ए टू बी जो है वो इन 4 में से कोई भी एक रास्ते से जा सकते हैं। जबकि बी टू सी क्या है, बी टू सी जो है वो हम लोग 3 अलग अलग रास्ते से जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं और ऐसे जा सकते हैं, ठीक है ना। सो ए से बी जाने का 4 तरीका है, ठीक है ना, ए से बी जाने का 4 तरीका है, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे या फिर ऐसे, और बी से सी जाने का 3 तरीका है, 1 2 और ये 3, ठीक है ना। सो ए से बी जाने का 4 तरीका, बी से सी जाने का 3 तरीका। तो कितने वेज में हम लोग ए से सी जा सकते हैं वाया बी, ठीक है ना। ए से सी जाने का जो नंबर ऑफ वेज होगा वाया बी वो हो जाएगा सिंपली इक्वल्स टू 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12 वेज, ठीक है ना। सब सोच रहे होंगे 12 वे कैसे आ रहा है, 7 वे होना चाहिए था, यहां का 4 यहां का 3, लेकिन एक्चुअल में 12 वेज है। कैसे 12 वेज है, देखो मान लो जैसे कि अगर हम इस रास्ते से अगर गए, ठीक है ना, इस रास्ते से अगर गए तो बी पहुंच गए, अब उसके बाद कैसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ये एक रास्ता हुआ, ऐसे जा सकते हैं, ये 2 हुआ, ऐसे जा सकते हैं, ये 3 हुआ, तो 3 रास्ता हो गया, ठीक है। फिर मान लो कि अगर हम ए से बी अगर हम इस रास्ते से अगर जाते हैं तो अगेन हम लोग यहां से ऐसे जा सकते हैं 4, ऐसे जा सकते हैं 5, ऐसे जा सकते हैं 6, ठीक है ना। ये जो नेक्स्ट ये जो लास्ट 3 जो आया वो पहले 3 से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि हम पहले 3 वाले में हम इस रास्ते से गए थे और नेक्स्ट 3 वाले में हम इस रास्ते से गए, ठीक है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ये पहला वाला 3 और नेक्स्ट 3 जो दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। अब उसके बाद मान लो कि अगर हम यहां से अगर जाते हैं, यहां से जाने पे फिर से 3 हो जाएगा, 1 2 और ये हुआ 3, मतलब 9 हो गया। सिमिलरली अगर हम यहां से अगर जाते हैं तो यहां से अगर जाएंगे तो अगेन 3 हो जाएगा, 1 2 और ये आया 3, मतलब टोटल 12 वे हो जाएगा। तो ए से बी जाने का 4 तरीका और बी से सी जाने का 3 तरीका। तो ए से सी जाने का कितना तरीका होगा वाया बी, ये सिंपली 4 इंटू 3 यानी कि 12 बेस हो जाएगा। इस प्रिंसिपल पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड है, ठीक है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिंपली बेस्ड है इस प्रिंसिपल पे कि अगर हम एक काम को m बेस में कर सकते हैं और दूसरे काम को अगर हम n बेस में कर सकते हैं तो दोनों काम एट द सेम टाइम कितना बेस में किया जा सकता है, दोनों काम एट द सेम टाइम m इंटू n बेस में किया जा सकता है। क्लियर, जैसे यहाँ पे 4 इंटू 3 हो गया वैसे m इंटू n बेस में किया जा सकता है, दोनों काम एट द सेम टाइम। सो इस प्रिंसिपल पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड है, ठीक है ना। अब हम लोग जाते हैं परम्यूटेशन की ओर जाते हैं। ये सब तो इन सब का प्रिंसिपल और इन सब का डेफिनेशन था। अब हम लोग जाते हैं परम्यूटेशन की ओर जाते हैं, देखते हैं कौन कौन सा डिफरेंट डिफरेंट केसेस पूछता है परम्यूटेशन में। सो परम्यूटेशन में जो सबसे पहला जो केस आ रहा है वो है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग्स
from n different things when repetition is not allowed. ठीक है ना। तो ये सबसे पहला केस है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि हम लोग को n डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है, ठीक है ना। n डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है मतलब जो हम लोग को n थिंग्स जो दिया हुआ है उसमें से कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है ना। ये n डिफरेंट थिंग्स कैन बी n डिफरेंट लेटर्स और n डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो मान लो हम लोग को n डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें से हम लोग को r थिंग्स सिलेक्ट करके अरेंज करना है अंडर द कंडीशन की रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का मतलब क्या हुआ कि एक बार जो हम चीज को सिलेक्ट कर लिए सो कर लिए, उसको हम लोग दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे टाइम जब सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग बाकी का बचा हुआ चीजों में से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा बेसिकली फर्स्ट केस आया। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। हम लोग को एन डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को आर थिंग्स को सिलेक्ट करके अरेंज करना है अंडर द कंडीशन कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। मतलब एक बार जो चीज को हम लोग सिलेक्ट कर लिए सो कर लिए, उसको हम लोग दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज को एक से ज्यादा बार सिलेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो वो मेरा बेसिकली फर्स्ट केस है, ठीक है ना। तो कैसे ही हम लोग करेंगे, हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से ये चीज देखेंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग एग्जांपल लेते हैं मदर वर्ड का, ठीक है ना। हम लोग एग्जांपल लेते हैं मदर वर्ड का। मदर वर्ड में टोटल कितना लेटर्स है देख सकते हैं। मदर वर्ड में 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट लेटर्स है, ठीक है ना। सबका सब डिफरेंट है, देख सकते हैं कोई भी दो लेटर सेम नहीं है, ठीक है ना। तो जो 6 डिफरेंट लेटर्स जो हुआ वो बेसिकली हो गया n डिफरेंट थिंग्स हो गया है, ठीक है ना। n डिफरेंट थिंग्स हो गया, ठीक है। यहां से हम लोग को 4 लेटर वर्ड फॉर्म करना है अंडर द कंडीशन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो कितना वे में हम लोग इसको कर पाएंगे, पहले तो हम लोग फर्स्ट पोजीशन को देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे इन 6 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है, ठीक है। टोटल तो 6 लेटर्स दिया हुआ है ना, MOTHER, तो टोटल 6 लेटर्स दिया हुआ है। 6 में से कोई भी एक लेटर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। इन 6 में से कोई भी एक लेटर यहाँ पे आ सकता है। तो इस पोजीशन को हम लोग 6 तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। 6 में से कोई भी एक लेटर यहाँ पे आ सकता है। M एक हुआ, 2 O का दूसरा, THER, ठीक है ना। तो टोटल 6 केस हो रहा है। जो लेटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, वो लेटर यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। जो लेटर एक बार यूज कर लिए तो यूज कर लिए। यहाँ पे जो भी लेटर यूज आया, जहाँ पे जो भी लेटर आया वो लेटर दोबारा होकर नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम हम जो सिलेक्ट करेंगे वो बचा हुआ 5 लेटर में से कोई एक लेटर सिलेक्ट करेंगे। तो बचा हुआ 5 लेटर में से कोई एक लेटर हम लोग 5 वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो लेटर इन दोनों क्वेश्चन पे आ गया है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे बचा हुआ 4 लेटर में से कोई एक लेटर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। टोटल 6 लेटर दिया हुआ था, जिसमें से एक यहाँ पे होकर कर गया, एक यहाँ पे होकर कर गया। तो बचा 4 लेटर बचा, उन 4 में से कोई एक लेटर यहाँ पर आएगा। फिर एक लेटर यहाँ पे भी यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस पोजीशन को हम लोग 6 वे में फिल कर सकते हैं, इस पोजीशन को हम लोग 5 वेज में फिल कर सकते हैं, इसको 4 और इसको 3। तो इन चारों को एक साथ कितना वे में हम लोग फिल कर सकते हैं, यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इन चारों को हम लोग एक साथ 6 into 5 into 4 into 3 वेज में फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पोजीशन को 6 वे में फिल किया जा सकता है, इसको 5, इसको 4 और इसको 3। तो इन चारों को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, सिंपली इन चारों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये 6 into 5 into 4 into 3 ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग फैक्टोरियल फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो क्या आएगा फैक्टोरियल फॉर्म में, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में अगर हम लोग एक्सप्रेस करें तो ये ऐसा आ जाएगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 होल डिवाइडेड बाय 2 into 1। फैक्टोरियल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे 2 into 1 किए, ठीक है ना। फैक्टोरियल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे 2 into 1 किए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो बेसिकली हो गया 6 का फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया, ये हो गया 2 का फैक्टोरियल। तो ऊपर में ये आ गया 6 फैक्टोरियल और नीचे में ये आ गई ये 2 फैक्टोरियल, ऐसा ही आ गया। 6 तो हमको समझ में आ रहा है कि क्यों 6 है,
क्योंकि हम लोग को 6 डिफरेंट लेटर्स दिया हुआ था, ठीक है ना। ये 2 कहां से आया, हम लोग 6 लेटर में से हम लोग 4 लेटर्स लेकर के अरेंज किए थे, तो 6 - 4 करके बेसिकली 2 आ रहा है। सो दैट मींस क्या हो जा रहा है, ये सिंपली हो रहा है 6 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 6 - 4 का फैक्टोरियल, ऐसे ही हो जा रहा है, ठीक है ना। ये 6 - 4 का होल फैक्टोरियल है, ठीक है ना। तो पहले सब्ट्रैक्शन होगा फिर फैक्टोरियल होगा, उल्टा मत कर देना। ये नहीं कि पहले 6 का फैक्टोरियल कर दिए फिर 4 का फैक्टोरियल कर दिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, गलत हो जाएगा। 6 - 4 का होल का फैक्टोरियल है, मतलब पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो आएगा फिर उसका फैक्टोरियल करेंगे। क्लियर। तो ये जो हुआ 6 फैक्टोरियल बाय 6 - 4 का फैक्टोरियल, इसको हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 6p4 करके लिखा जाता है, ठीक है ना। इसी चीज को 6p4 करके लिखा जाता है। 6p4 मतलब 6 में से 4 का परम्यूटेशन। यहाँ पे हम लोग 6 लेटर्स में से 4 लेटर्स लेकर के हम लोग अरेंज किए थे, मतलब 6 में से 4 लेटर का परम्यूटेशन हो रहा था, तो उसी को हम लोग 6p4 ऐसे करके लिखेंगे, मतलब 6 में से 4 का परम्यूटेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हम लोग n डिफरेंट थिंग्स में से हम लोग 8 डिफरेंट थिंग्स लेकर के अरेंज कर रहे थे ना, तो यहाँ पर ये सिंपली npr हो जाएगा, ठीक है ना। npr हो जाएगा, वहां पे 6p4 था क्योंकि 6 में से हम लोग 4 लेटर्स लेकर के अरेंज किए थे। यहाँ पे हम लोग आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स हम लोग 8 डिफरेंट थिंग्स लेकर के अरेंज करेंगे, तो ये npr हो जाएगा। क्या हो जाता है npr, npr सिंपली हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये पहला केस आया, ठीक है ना, ये पहला केस आया जिसमें हम लोग को आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स हम लोग को 8 डिफरेंट थिंग्स लेकर के अरेंज करना था, अंडर द कंडीशन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो इसको हम लोग कितना वे में कर सकते हैं, ये सिंपली हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो इसको हम लोग npr बेस भी कर सकते हैं, जहां पे npr जो है ये सिंपली n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल ऐसा हो जाएगा। ये फर्स्ट केस था। अब हम लोग जाते हैं सेकेंड केस की ओर। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस है जब रिपीटिशन अलाउड रहेगा। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग r things from n different things, number of ways of arranging r things from n different things when repetition is allowed। ठीक है ना। सो पिछली बार तो रिपीटिशन अलाउड नहीं था, लेकिन अब की बार रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है ना। लास्ट टाइम रिपीटिशन अलाउड नहीं था, मतलब जो डिजिट एक बार ऑकर कर गया सो कर गया, वो वापस ऑकर नहीं कर सकता है। लेकिन अब की बार बोल रहा है कि जो एक बार ऑकर किया है वो वापस ऑकर कर ही सकता है, ठीक है ना। रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है ना। एक डिजिट कितने बार भी ऑकर कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हम लोग को जो थिंग्स दिया हुआ है वो सब डिफरेंट होना चाहिए, उसमें कोई आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगेन मदर वर्ड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को 6 डिफरेंट लेटर्स दिया हुआ है, MOTHER, 6 डिफरेंट लेटर्स दिया हुआ है, कोई भी 2 लेटर सेम नहीं है यहाँ पे, तो ये बेसिकली हो गया इन डिफरेंट थिंग्स हो गया है। यहाँ पर इन 6 लेटर्स में से हम लोग को 4 लेटर सिलेक्ट करके हम लोग को रादर 4 लेटर वर्ड बनाना है। इन 6 लेटर्स में से सिलेक्ट करके अंडर द कंडीशन रिपीटिशन इज अलाउड। तो जो 4 लेटर जो हम लोग सिलेक्ट करके जो अरेंज कर रहे हैं, ये बेसिकली हो गया r थिंग्स हो गया है, माने r इस केस में 4 हो गया है, ठीक है ना। तो इन 6 डिफरेंट लेटर्स में से हम लोग को 4 लेटर वर्ड बनाना है अंडर द कंडीशन रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब जो एक बार ऑकर कर गया वो वापस ऑकर कर ही सकता है। तो कैसे करेंगे, पहले जो क्वेश्चन पे इन 6 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है, टोटल 6 लेटर्स है, 6 में से कोई भी एक लेटर फर्स्ट पोजीशन पे 6 वे में आ सकता है। जो लेटर यहां पे ऑकर किया, ठीक है, जो लेटर यहां पे ऑकर किया वो फिर से ऑकर कर ही सकता है, तो वापस सेकंड पोजीशन में क्या हो जाएगा, वापस सेकंड पोजीशन में 6 हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसको ऑकर करना ही पड़ेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। रिपीटिशन इज अलाउड, माने अलाउड है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पोजीशन में 6 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है, जो आ गया सो आ गया। सेकेंड पोजीशन में फिर अगेन इन 6 में से कोई भी एक लेटर हो सकता है, अगेन थर्ड पोजीशन में भी 6 में से कोई भी एक लेटर हो सकता है, और फोर्थ पोजीशन में भी 6 में से कोई भी एक लेटर हो सकता है। पिछले बार क्या था, जो लेटर यहाँ पे ऑकर कर गया
कर गया वो वापस ऑकर नहीं कर सकता है, इसलिए नेक्स्ट टाइम 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसा चल रहा था। लेकिन अब की बार क्या है, जो लेटर एक बार ऑकर कर गया वो वापस ऑकर कर ही सकता है, ठीक है। तो इसलिए हर बार 6 केसेस ही रह जा रहा है। तो इन चारों को कितना वे में हम लोग फिल कर सकते हैं, सिंपली चारों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये सिंपली आ जाएगा 6 to the power 4, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। इन चारों को कितने वे में हम लोग फिल कर सकते हैं, सिंपली फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग इन चारों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये 6 to the power 4 ऐसा आ जाएगा। मतलब इन जनरल क्या हो गया, इन जनरल ये n to the power r ऐसा ही आ गया है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग हर पोजीशन को हम लोग n बेस में फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे n बेसिकली मेरा 6 था और r 4 था, तो 6 to the power 4 है, दैट मींस n to the power r ऐसा हो जाएगा। ये केस होगा जब रिपीटिशन अलाउड है, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं रहेगा तब npr हो जाएगा, जहां पे npr हो गया n फैक्टोरियल पे n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ठीक है ना। अगेन बोल रहे हैं पहले सब्ट्रैक्ट करना फिर फैक्टोरियल करना, ठीक है ना। फैक्टोरियल करके सब्ट्रैक्ट मत करना, गलत हो जाएगा। तो ये दो केसेस हुआ। अब हम लोग जाते हैं थर्ड केस की ओर जाते हैं। ओके, सो ये बेसिकली थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या बोल रहा है, थर्ड केस में बोल रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ऑल थिंग्स, ठीक है ना। जितना भी चीज दिया हुआ है, जितना भी n थिंग्स दिया हुआ है, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ऑल फ्रॉम n थिंग्स, हम लोग को n थिंग्स ही दिया हुआ है, हम लोग को पूरा पूरी n थिंग्स को ही अरेंज करना है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से देखो क्वेश्चन में यहाँ पर n डिफरेंट थिंग्स नहीं लिखा हुआ है, सिंपली n थिंग्स लिखा हुआ है। इसका मतलब कि उस n थिंग्स में बेसिकली कुछ कुछ चीज आइडेंटिकल हो सकता है, ठीक है ना। सो हम लोग उस पूरे के पूरे n थिंग्स को हम लोग को बेसिकली अरेंज करना है, ठीक है ना। व्हेन p थिंग्स आर ऑफ वन काइंड, तो उस n थिंग्स में से p थिंग्स जो है वो बेसिकली एक जैसा है, q थिंग्स आर ऑफ सेकंड काइंड, ये p थिंग्स जो थे ये p थिंग्स बेसिकली एक जैसे थे, और ये q थिंग्स जो है ये बेसिकली एक जैसे है, लेकिन ये q थिंग्स इस p थिंग्स से अलग है, ठीक है ना। लेकिन ये q थिंग्स जो है आइडेंटिकल है, सेम है। सिमिलर वे में r थिंग्स आर ऑफ थर्ड काइंड, मतलब ये जो r थिंग्स जो है वो भी एकदम आइडेंटिकल है, एकदम सेम है, ठीक है ना। और बाकी जो बचा हुआ चीज है वो सब डिफरेंट है, सपोज, ठीक है ना। तो हम लोग को ये पूरा का पूरा n थिंग्स अरेंज करना है। कितना वे में हम लोग इसको अरेंज कर पाएंगे, इसको हम लोग सिंपली अरेंज कर सकते हैं n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, इतना वे में बेसिकली इसको अरेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे से सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं मिसिसिपी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग मिसिसिपी वर्ड का एग्जांपल लेते हैं। मिसिसिपी वर्ड में टोटल कितना लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है। हमको इन 11 के 11 लेटर्स से हमको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाना है, ठीक है ना। तो कितना वे में हम लोग बना पाएंगे, अगर ये 11 का 11 डिफरेंट लेटर्स होता, ठीक है ना, अगर ये 11 का 11 डिफरेंट लेटर्स होता, तो इन 11 डिफरेंट लेटर्स में से हम लोग 11 लेटर वर्ड कितने वे में फॉर्म कर पाते, हम लोग इसको 11 फैक्टोरियल वेज में फॉर्म कर पाते, ठीक है ना। अगर ये 11 का 11 डिफरेंट लेटर्स होता तो, लेकिन देख सकते हैं कि ये 11 के 11 डिफरेंट लेटर्स नहीं है। इन 11 लेटर्स में से ये जो 4 आई जो है, 1 2 3 4, ये जो 4 आई जो है, ये 4 आई आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल थिंग्स जो होता है वो आपस में अरेंज नहीं कर सकता है,
मतलब जैसे मान लो अगर हमको 3 डिफरेंट लेटर्स अगर दिया हुआ है ए बी सी, तब हम इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं। ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए, ऐसे अरेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग को 3 आइडेंटिकल लेटर्स अगर दे दे, सपोज ए दे दे अगर, तो इनको हम आपस में कैसे अरेंज करेंगे? इनको आपस में अरेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, एक जैसे ही केस आएगा, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे हो रहा है, ये 4 आई जो है, ये 4 आई बेसिकली आइडेंटिकल है, तो ये 4 आई जो है, ये 4 आई आपस में अरेंज नहीं कर पाएगा, तो उस कारण से एक डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। सिमिलरली जो 4 बार एस जो है, ये 4 एस भी आपस में अरेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि चारों एस आइडेंटिकल है। हाँ, ये एस इन आई से बेसिकली अलग है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हो गया कि P थिंग्स आर ऑफ वन काइंड, मतलब ये 4 आई जो है ये आइडेंटिकल है। Q थिंग्स आर ऑफ सेकंड काइंड, ये 4 एस भी आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो और एक 4 फैक्टोरियल आ जाएगा इन 4 एस के कारण। और सिमिलरली ये जो 2 तो आई जो है, सॉरी आई तो ऑलरेडी हो गया है, 2 तो P जो है, ये 2 P जो है, ये 2 P भी आइडेंटिकल है, लेकिन ये 2 P उन 4 आई और उन 4 एस से अलग है, तो उस कारण से और एक डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ऐसा आएगा। तो इतना वे में हम लोग इन 11 लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली और एक एग्जांपल जैसे लेते हैं हम लोग स्कूल। स्कूल वर्ड में टोटल 6 लेटर्स है, हम लोग को इन 6 का 6 लेटर्स को अरेंज करके वर्ड फॉर्म करना है, विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है ना। तो ये 6 का 6 डिफरेंट लेटर्स नहीं है, किंतु देख सकते हैं कि इन 6 लेटर्स में से 2 बार ओ आ रहा है जो कि आइडेंटिकल है। तो कितना वे में अरेंज कर पाएंगे हम लोग इसको? अगर ये 6 का 6 डिफरेंट लेटर्स होता तब हम लोग इसको 6 फैक्टोरियल बेस में अरेंज कर पाते, लेकिन 6 का डिफरेंट लेटर्स नहीं है, 2 बार ओ है, ये 2 तो आपस में अरेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस कारण से डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ऐसा आ जाएगा। क्लास, क्लास कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जितना आइडेंटिकल लेटर्स आ रहा है वो सब नीचे बेसिकली इस तरीके से डिवाइड करके आएगा। तो ये जो था ये थर्ड केस था, क्लियर। तो ये परम्यूटेशन का 3 केसेस है। अब हम लोग जाते हैं रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन की ओर। नेक्स्ट अब हम जाते हैं रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस की ओर। इसमें बेसिकली क्या है, एज अ नेम सजेस्ट, इसमें हम लोगों को कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस दे देगा, ठीक है ना। कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस दे देगा, सो सब्जेक्टेड टू दोस रेस्ट्रिक्शंस हम लोग को बेसिकली अरेंज करना है। जैसे कि सबसे पहला केस आया वो है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग are different things from n different things when m particular things can never occur, ठीक है ना। हम लोग को n डिफरेंट थिंग्स दिया गया है, उसमें से हम लोग को 8 डिफरेंट थिंग्स लेकर के अरेंज करना है। ऑब्वियस बात है 8 डिफरेंट थिंग्स बोलते हैं मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन एक और एक कंडीशन दिया हुआ है कि m पर्टिकुलर थिंग्स कैन नेवर ऑकर, m पर्टिकुलर थिंग्स कभी ऑकर कर ही नहीं सकता है। जैसे सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं एजुकेशन वर्ड का। एजुकेशन वर्ड में टोटल 9 डिफरेंट लेटर्स है, और ये 9 का 9 डिफरेंट है, कोई भी आइडेंटिकल लेटर नहीं है। इन 9 डिफरेंट लेटर्स में से हम लोग को 5 लेटर वर्ड फॉर्म करना है, ठीक है ना, अंडर द कंडीशन कि हम लोग ई और डी को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। 9 डिफरेंट लेटर्स दिया हुआ है, उन 9 डिफरेंट लेटर्स में से हमको 5 डिफरेंट लेटर्स का वर्ड फॉर्म करना है। अंडर द कंडीशन ई और डी को हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है ई और डी यूज नहीं किया जा सकता है। तो ऑब्वियस बात है अगर ई और डी को अगर हम लोग यूज नहीं कर सकते तो बचा हुआ 7 लेटर में से हम लोग 5 लेटर्स लेकर के अरेंज करेंगे।
तो कितना वे हो जाएगा ये सिंपली हो जाएगा 7p5, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना, ई और डी तो अगर नहीं कर सकता ना, तो हम लोग ई और डी को टोटली एलिमिनेट कर दिए। बचा 7 लेटर बचा UCATION। इन 7 लेटर्स में से हम लोग 5 लेटर को सिलेक्ट करके उनको अरेंज करके वर्ड फॉर्म करेंगे। तो ये पहला केस हो गया जब एम पर्टिकुलर थिंग्स ऑकर नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो जब एम पर्टिकुलर थिंग्स ऑकर नहीं कर सकता है तो सिंपली n - n p r ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है ना, बी केयरफुल, हम एक चीज बताना भूल गए, ये चीज जब हम लोग NPR लिखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे R जो है दिस शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू n। ठीक है ना, ये कंडीशन नेसेसरी है। R का वैल्यू n के वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता है। NPR क्या होता है? NPR सिंपली होता है n डिफरेंट थिंग्स में से R डिफरेंट थिंग्स को सिलेक्ट करके अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सा बात है जब हम लोग को n थिंग्स दिया हुआ है तो हम लोग उसमें से n से ज्यादा थिंग्स हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स n थिंग्स में से हम लोग n थिंग्स सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए R शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू n। ठीक है, तो ये पहला केस था जब m पर्टिकुलर थिंग्स के नेवर ऑकर। ठीक है ना, अब हम लोग जाते हैं सेकंड रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन की ओर। अच्छा, पिछली बार तो था कि एम पर्टिकुलर थिंग्स कैन नेवर ऑकर, कभी ऑकर कर ही नहीं सकता है। अब बोल रहे हैं एम पर्टिकुलर थिंग्स शुड ऑलवेज ऑकर, ऑकर करना ही पड़ेगा। तो कितना वे में हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं? ठीक है ना, से सपोज हम लोग अगेन वही एग्जांपल लेते हैं एडुकेशन वर्ड का। ठीक है ना, एडुकेशन वर्ड में हम लोग को टोटल 9 डिफरेंट लेटर्स दिया हुआ है। ठीक है ना, यहां से हम लोग को 5 लेटर वर्ड फॉर्म करना है। ठीक है ना, 5 लेटर वर्ड फॉर्म करना है अंडर द कंडीशन कि ई और डी को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ई और डी को सिलेक्ट करना ही करना है। पिछले बार था कि ई और डी को सिलेक्ट नहीं करना है, ई और डी को टोटली हम लोग एलिमिनेट कर दिए थे, लेकिन अब बोला है ई और डी शुड ऑलवेज ऑकर, मतलब ई और डी को सिलेक्ट करना ही करना है। तो कितना वे में हम लोग कर पाएंगे 5 लेटर वर्ड फॉर्म? ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है कि ई और डी को तो ऑलवेज सिलेक्ट करना है, मतलब ई और डी सिलेक्टेड हो गया है। लेकिन ये तो परम्यूटेशन है ना, परम्यूटेशन में सिर्फ सिलेक्शन से तो फर्क नहीं पड़ता, परम्यूटेशन में इससे भी फर्क पड़ता है कि ई और डी बेसिकली कहां पे ऑकर करेगा। तो इन 5 में से कोई भी 2 पोजीशन पे हम लोग सबसे पहले ई और डी को अरेंज करेंगे। ठीक है ना, कैसे अरेंज कर सकते हैं? 5p2 करके। ठीक है ना, ये 5 पोजीशन था। ठीक है ना, इन 5 में से कोई 2 पोजीशन पे पहले हम लोग ई और डी को अरेंज कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ई और डी आ गया, ऐसे मान लो जैसे इन 2 पोजीशन पे ई और डी आ गया, उसके बाद और 7 लेटर्स बचा और यहाँ पे पोजीशन बचा 3। ठीक है ना, तो बाकी का बचा हुआ 7 लेटर्स में से हम लोग बाकी का बचा हुआ 3 पोजीशंस को फिलअप करेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगी ये मल्टीप्लाइड बाई 7p3। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हम लोग 2 पोजीशन को हम लोग फिल कर रहे हैं 5p2 वेज में और 3 पोजीशन को हम लोग फिल कर रहे हैं 7p3 वेज में। तो ये हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 डिफरेंट लेटर्स आउट ऑफ द वर्ड एजुकेशन अंडर द कंडीशन ई एंड डी शुड ऑलवेज ऑकर। ठीक है ना, तो पहले इन 5 में से कोई 2 पोजीशन पे हम लोग ई और डी को अरेंज कर दिए यूजिंग 5p2। उसके बाद बचा हुआ 7 लेटर्स में से हम लोग बचा हुआ 3 पोजीशंस को फिलअप कर दिए। सेम केस यहाँ पे होगा, हम लोग को n डिफरेंट थिंग्स में से हम लोग को 8 डिफरेंट थिंग्स सिलेक्ट करके अरेंज करना है अंडर द कंडीशन m पर्टिकुलर थिंग शुड ऑलवेज ऑकर। सो m पर्टिकुलर थिंग्स ऑकर करेगा, बट कहां ऑकर करेगा वो भी तो मैटर करेगा ना। तो rpm करके पहले हम लोग r में से कोई m जगहों पर हम लोग इस m पर्टिकुलर थिंग्स को अरेंज कर दिए। उसके बाद बचा हुआ n - m थिंग्स में से हम लोग रिमेनिंग r - m प्लेसेस को फिलअप कर देंगे। ठीक है ना, इस केस में n जो है वो 9 है, r जो है वो बेसिकली 5 है और m जो है वो 2 है। ठीक है ना, 9 डिफरेंट लेटर वर्ड दिया हुआ था तो m बेसिकली 9 हो गया है। इसमें से हम लोग को 5 लेटर वर्ड फॉर्म करना था, सो r 5 हो गया और e और d ऑलवेज ऑकर बोला था तो मतलब m 2 हो गया। तो ये करने से ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 केसेस है रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन का। लास्ट जो टॉपिक आ रहा है परम्यूटेशन चैप्टर में वो है सर्कुलर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है।
लास्ट जो इसमें टॉपिक है वो है सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन में बेसिकली क्या होता है, अभी तक जो था वो सब बेसिकली लीनियर परम्यूटेशन का केस था। लीनियर परम्यूटेशन मतलब हम लोग को बेसिकली लाइन में अरेंज करना है, लेटर्स हो या डिजिट्स हो, जिसको भी लाइन में अरेंज करना है। अब हम लोग को लेटर्स या डिजिट्स को हम लोग को बेसिकली सर्कल में अरेंज करना है। तो दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, जब हम लोग लाइन में जब हम लोग ABCD को जब अरेंज करेंगे तब उससे एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और एक एंडिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। लेकिन अगर ये हम लोग ABCD को जब हम लोग सर्कल में जब अरेंज करेंगे तब इसका ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है, सर्कल में बेसिकली अरेंज्ड है, ठीक है ना। तो ऐसे अरेंजमेंट दिया हुआ है या फिर ऐसे अरेंजमेंट दिया हुआ है, फर्क समझ में नहीं आएगा कुछ, दोनों बेसिकली सेम है, ठीक है ना। क्योंकि इसका तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट होता नहीं है ना, तो इसलिए दोनों में फर्क समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या अलग किया जाता है कि सर्कुलर परम्यूटेशन में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करने से पहले हम लोग एक का पोजीशन पहले फिक्स ले लेते हैं, एक का पोजीशन हम लोग को फिक्स करना पड़ेगा, फिर हम लोग देखेंगे कि उसके रेस्पेक्ट में बाकी लोग अपने आप को कितने वे में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को बेसिकली एन डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है, ठीक है ना, एन डिफरेंट थिंग्स सर्कल में अरेंज कर रहा है। तो हम लोग एक का पोजीशन पहले फिक्स कर लेंगे, एक का पोजीशन फिक्स करके हम लोग ये देखते हैं कि उसके रेस्पेक्ट में बाकी का बचा हुआ n-1 थिंग्स कितना वे में अरेंज कर सकता है। तो यानी कि सर्कुलर परम्यूटेशन में कितना वे में हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ये सिंपली n-1 का होल फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। पहले सब्ट्रैक्ट होगा फिर फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। सो n डिफरेंट थिंग्स को एक सर्कल में अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों n-1 हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक का पोजीशन को पहले फिक्स पकड़ ले रहे हैं, एक का पोजीशन में फिक्स ले लिए तो सिर्फ n-1 थिंग्स बचा, सिर्फ वो n-1 थिंग्स ही खाली आपस में अरेंज कर रहा है। एक का पोजीशन तो हम लोग फिक्स ले लिए, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि बाकी लोग कितना वे में अरेंज कर रहा है, तो इसलिए ये n-1 का फैक्टोरियल ऐसा आ जाएगा, क्लियर। लेकिन यही अगर गार्लैंड या फिर नेकलेस का केस अगर हुआ, यही अगर गार्लैंड या फिर नेकलेस का केस अगर हुआ तो गार्लैंड या नेकलेस के केस में, ठीक है ना, गार्लैंड मतलब गार्लैंड वर्ड नहीं, ठीक है ना, माला, और नेकलेस मतलब हार, ठीक है ना, वर्ड नहीं, स्पेसिफिक वर्ड में नहीं जाना है। तो गार्लैंड और नेकलेस में इसलिए क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग इस तरीके से मोती को अरेंज करके हम लोग एक गार्लैंड बनाए ABCD ऐसे अरेंज करके, ठीक है, या फिर हम लोग इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर अरेंज करें, ठीक है ना। तो नॉर्मली जब सर्कुलर कॉम्बिनेशन होता है तभी दो अलग अलग केस हो जाता है, लेकिन गार्लैंड या फिर नेकलेस का केस अगर देखें तो ये दोनों बेसिकली सेम होगा, ठीक है ना। क्यों सेम होगा, क्योंकि गार्लैंड और नेकलेस के केस में क्लॉकवाइज अरेंज करो या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करो मैटर नहीं करता, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे टर्न अराउंड कर ही सकते हैं, माला ही है ना, तो माला को उठाकर हम लोग इसको ऐसे टर्न अराउंड कर सकते हैं, ठीक है ना। टर्न अराउंड कर देंगे तो बेसिकली सेम आ जाएगा। तो इसीलिए गार्लैंड और नेकलेस के केस में क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर मान लो एक अरेंजमेंट ऐसा दिया हुआ और एक अरेंजमेंट अगर ऐसा दिया हुआ है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, ये क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में ABCD, ठीक है ना। तब हम लोग इसको ऐसे उठा के इसको हम लोग ऐसे टर्न अराउंड कर ही सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग इसको ऐसे टर्न अराउंड कर देंगे दोनों बेसिकली सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए गार्लैंड और नेकलेस में क्या होता है, लेट माने मोती जो भी रहता है वो बेसिकली क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अरेंज नहीं कर सकता है, इसलिए उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में एक डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाता है। ये डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों हो रहा है, क्योंकि इन सबको हम लोग या तो क्लॉकवाइज में अरेंज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज में अरेंज करेंगे, दोनों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम हो जाता है, ठीक है। जैसे आप भी देख सकते हैं क्लॉकवाइज की है एंटी क्लॉकवाइज की है, नॉर्मली सर्कुलर कॉम्बिनेशन में दो अलग हो जाएगा, लेकिन गार्लैंड और नेकलेस के केस में दोनों सेम होगा, क्योंकि इसको ऐसे टर्न अराउंड करके इसको और इसको बेसिकली सेम किया ही जा सकता है, इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाता है, क्योंकि हम इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में नहीं अरेंज कर सकते, तो हम इसको एक ही रखना पड़ेगा, क्लियर। तो ये था कॉम्बिनेशन का केस, ठीक है ना। नेक्स्ट डे हम लोग कॉम्बिनेशन करके फिर हम लोग कुछ सवाल देखेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस पर। थैंक यू एवरीवन।